गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ बातचीत करें विद शिवांगी दलाल में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका सफर काफी इंस्पायरिंग रहा है। वी हैव विद अस डॉक्टर मांगेराम मलिक, जिन्होंने अपनी लाइफ ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट की है। शुरुआत ग्रास रूट लेवल से की है, एकदम गांव देहात से, और आज वे डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट यूपी से रिटायर हुए हैं। ऐसी प्रेस्टिजियस पोजीशन से रिटायर हुए हैं। डॉक्टर मलिक की जर्नी एक प्रूफ है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर मलिक। थैंक यू फॉर joining the podcast. Thank you, Shivangi. Thank you for giving me this opportunity to face your audience. Thank you very much. चलिए आओ बातचीत शुरू करें। Sure. तो आप सर विलेज बैकग्राउंड से हैं, आपने पढ़ाई एकदम प्राइमरी विलेज से की है और फिर आप डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तक पहुंचे। तो आपका ये सफर कैसा रहा? कुछ शुरुआती दिनों की चुनौतियों के बारे में बताइए। सफर तो वास्तव में बहुत अच्छा है और बड़ा आनंद पूरे जीवन में आया है इसका जो है, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस ग्रामीण क्षेत्र से मैं उठकर डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन परिस्थिति है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और मेरा बचपन तो गांव में ही बीता है। गांव मेरा काफ़ी इंटीरियर का जो है, कुरावा गांव है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में जी। अच्छा। और वहाँ पे मेरा बचपन बीता है। मेरा परिवार एक जो है संपन्न किसान परिवार है। अच्छा। और जहाँ पे लगभग 2-250 बीघा जमीन थी और एक बड़ा 2-3 मंजिला मकान, जिसमें हम लोग 20-22 फैमिली मेंबर्स रहते थे, जिसमें ताऊ जी का, हमारा दादाजी दादी जी सभी लोग इकट्ठे एक ही घर में रहते थे। बड़ा घर था, बड़ा परिवार था। अच्छा। और घर के सभी लोग कृषि के कार्य में ही लगे हुए थे। खेती ही एक प्राथमिक वो था और सभी लोग जो है अपने तन मन धन से कृषि कार्य में लगे थे। उनको ना किसी पॉलिटिक्स से मतलब था, ना किसी लड़ाई झगड़े पड़ते थे। सब लोग बड़े सीधे साधे अपने काम से काम रखने वाले थे। तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। और मैं जो है बचपन में, क्योंकि मेरा मुझे यही पूछना है कि आपका नाम मांगेराम कैसे पड़ा? एक्चुअली मेरी बड़ी बहन के जन्म के बाद मेरे 2 भाइयों का जन्म हुआ। तो इसके पीछे स्टोरी है? हाँ, बिल्कुल स्टोरी है। अच्छा। और वो दोनों क्योंकि जीवित नहीं रह सके। अच्छा। तो इसलिए फिर मुझे बड़ी मन्नतों से मांग के जो है ईश्वर से मेरे माता पिता दादा दादी जी ने मांगा। तो मेरा नाम मांगेराम इसीलिए जी। आप कुछ बता रहे थे बचपन में आपका स्वास्थ्य? बचपन में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा। शुरू के 3-4 साल मैं बीमार रहा, तो बार बार जो है डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता था। तो इसी वजह से हमारे बाबा जी जो है उनकी इच्छा ये थी कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर हूँ। तो आपने उनकी इच्छा पूरी करके दिखाई? कोशिश की, ईश्वर का आशीर्वाद रहा और उनका जो है आशीर्वाद रहा, तो ये संभव हो सका। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अभी जो है बचपन में जो मेरा आपने पूछा है, तो बचपन मेरा गांव में ही बीता। अच्छा। मेरे गांव में सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक 5वीं तक का स्कूल था। अच्छा। और घर में या आसपास भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का था नहीं। अच्छा। इंटीरियर का गाँव है। हाँ। तो वहाँ पे जो है प्राइमरी स्कूल मैंने गाँव से ही कक्षा 5 तक जो है शिक्षा प्राप्त की। अच्छा। उसके बाद खर्ड गाँव पड़ता है हमसे लगभग 3 किलोमीटर दूर। अच्छा। और वहाँ पे किसान इंटर कॉलेज था, जहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल जी। अच्छा। हाई स्कूल के बाद मैंने जो है जनता वैदिक इंटर कॉलेज बड़ौत, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। और क्योंकि दादाजी का सपना था बायो लेने का, डॉक्टर बनने का, तो मैंने बायो लिया। और वहाँ पे जो है बायोलॉजी की पढ़ाई के दौरान रतनपाल कुमार जी थे हमारे शिक्षक। अच्छा। जिन्होंने CPMT के लिए मुझे मार्गदर्शन दिया। अच्छा। डॉक्टर बनने के लिए आपको CPMT क्लियर करना होगा और ऐसे स्कूल में आप जाएंगे। अच्छा। उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया। हालांकि बाद में जो है वो हमारे जो इंटर कॉलेज खरड़ था, जहाँ से नया स्कूल किया, वहाँ के प्रिंसिपल रहे। अच्छा। और कांदला क्षेत्र के विधायक भी रहे। ओहो, वाह, पॉलिटिक्स में भी घुसे थे। बहुत उनका मार्गदर्शन हमें मिला। तो उसकी वजह से हम जो है CPMT हमने जो है दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा CPMT क्लियर हुआ। तो आपने कोई कोचिंग वगैरह ली उस टाइम में? कोचिंग उस टाइम कुछ नहीं होती थी। जैसे तो खुद पढ़ाई करके आपने? खुद ही पढ़ाई की। अरे वाह। तब इतना ना टाइम होता था और ना ही जो है इतना कोचिंग का वहाँ कहीं माहौल था। मेरठ में उस टाइम जो है कृष्णा कोचिंग हुआ करती थी।
लेकिन मेरे दूर पड़ता था तो इसलिए हमने कभी कोचिंग नहीं लिया। कौन से सन की बात होगी सर? ये सन 72-73 की बात है। बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात बहुत है। पुरानी। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सर आपकी स्टोरी। अच्छा, वहाँ हमारे जो इंटर और हाई स्कूल किया था उस टाइम भी कोई कोचिंग का या ट्यूशन का कोई सिस्टम नहीं था। अच्छा, ट्यूशन सिर्फ वो बच्चे पढ़ते थे जो वीक होते थे या पास नहीं हो पाते थे। अच्छा, बाकी ब्राइट स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट पास हो जाते थे, ठीक से पढ़ने वाले होते थे, अच्छा। उनको ना कोचिंग की जरूरत पड़ती थी और ना ट्यूशन की। अच्छा। घर वाले भी नहीं करते थे। तो आप तो टॉपर में रहे हो हमेशा। बट ठीक रहे हैं, टॉपर तो हम नहीं कह सकते अपने आप को, लेकिन पढ़ाई में कुल मिला के शुरू से ठीक ही थे। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो आपने झांसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मतलब पढ़ाई? जी हाँ, झांसी में मेरा सिलेक्शन हुआ 1973 में। अच्छा। और 1973 अगस्त से एडमिशन लेने के बाद मैं जो है 79 तक झांसी में रहा। वहाँ पे मैंने एक्चुअली, हमारा MBBS का कोर्स जो है 4.5 साल का एक थ्योरेटिकल कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो 5.5 साल मैंने ये वहाँ पे MBBS किया। उसके बाद 1 साल का हाउस ऑफिसर का जॉब होता है, जो मैंने अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपने मेडिकल कॉलेज मेरठ से ही किया था। मैं वहाँ झांसी से हूँ। अच्छा। तो 1 साल मैंने वो किया, तो सन 79 तक मैं जो है वहाँ पे रहा। और उसके बाद जो है फिर मेरा सिलेक्शन जो है यूपी मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में मेडिकल अफसर के रूप में हो गया था। तो पहली शुरू ही पोस्टिंग आपकी, मतलब शुरू ही हुआ तो आप यूपी पुलिस, मतलब यूपी गवर्नमेंट में आ गए? हाँ, मैं तब तक हर जॉब का मेरा आखिरी प्राइवेट में जाना ही नहीं, प्राइवेट जाने की इच्छा भी नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। हाँ, एक्चुअली ये था कि कोई नर्सिंग होम बनाने का इसका कोई सपना था नहीं। ये था कि गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो जनता की सेवा करेंगे, कोई बहुत पैसे कमाने का शुरू से ही कोई ये नहीं था। फिर जो दादाजी थे हमारे, उनका हमेशा, हमारे जब भी MBBS हम कर रहे थे तो उस टाइम उनका हमेशा ये कहना होता था कि गरीब मरीजों की सहायता करना, हमेशा पैसा किसी से, गरीबों से बनना। तो हमें था कि अगर हम प्रैक्टिस में जाएंगे तो सबसे पैसा लेना पड़ेगा, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट सर्विस चुनी और गवर्नमेंट सर्विस में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। बहुत अच्छा लगा सर ये बात सुन के। तो आपका कैसा रहा, मतलब पहली पोस्टिंग कहाँ रही, दूसरी कहाँ रही? शुरू का पोस्टिंग तो यूजुअली देहात के क्षेत्र में ही होती थी पहले। तो देहात के क्षेत्र में मेरा जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग हुई। और देवरिया डिस्ट्रिक्ट क्योंकि फार ईस्ट यूपी का बॉर्डर पे है, तो वहाँ से मैंने नौकरी स्टार्ट की। उसके बाद फिर बुलंदशहर और सहारनपुर मैं लगभग 15 साल जो है रूरल एरिया की सर्विस की, जिसमें CHC PSC और डिस्पेंसरी वगैरह पे काम किया। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आपने पल्स पोलियो तो मैंने बाद में रुड़की जाने के बाद किया। अच्छा। इस पोस्टिंग में तो मेरा जो रूरल पोस्टिंग थी 15 साल की, इसमें तो PSC CHC में काम करते थे। तो वहाँ पे जो है हम 2 मेडिकल अफसर होते थे ब्लॉक लेवल PSC में। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट थी यहाँ पर? 2 पोस्ट थी। अच्छा। उसके अलावा बाकी सपोर्टिंग स्टाफ था, फील्ड स्टाफ था, पेरीमेडिकल स्टाफ था, ANMs वगैरह थी जो फील्ड में काम करते थे। तो हम लोग जो है हफ्ते में अल्टरनेट डे 3 दिन OPD करते थे, यानी कि जो मरीज आते थे डेली वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट एक डॉक्टर वहाँ करता था। और दूसरा डॉक्टर जो है उस दिन फील्ड का निरीक्षण करता था। अपने अपने फील्ड के एरिया बैठे रहते थे। अपने फील्ड में जो अपने हेल्थ प्रोग्राम्स होते थे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का था, इम्यूनाइजेशन था, फैमिली वेलफेयर था, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल था और एपिडेमिक कंट्रोल। तो इस तरह के जो थे ये हमारे जो फील्ड स्टाफ था उसके द्वारा वहाँ पे संचालित किए जाते थे। हम लोग उसको सुपरवाइज करते थे और उनको गाइड करते थे कैसे आपको ये प्रोग्राम चलाना है। तो ये हमने वहाँ पे किया। तो ये आपकी पहली पोस्टिंग है? ये मेरी जो है 15 साल की 3 जगह पोस्टिंग रही इसमें, एक देवरिया और दूसरी बुलंदशहर और तीसरी यहाँ सरसावा ब्लॉक सहारनपुर। हाँ, तो इतने आप मेडिकल ऑफिसर? तब तक मैं मेडिकल ऑफिसर था। फिर आप नोडल ऑफिसर कब? उसके बाद में जो है मेरी 1995 में जो है रुड़की में पोस्टिंग हुई। तो रुड़की में मैं एक्चुअली उस टाइम जो है रुड़की यूपी का पार्ट था। अच्छा। उत्तराखंड नहीं बना था। अच्छा अच्छा, वाह, तो हम इतने पुरानी बात बता रहे हो। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या था इसमें, तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको। जब मैं सरसावा पोस्ट हुआ था तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही हरिद्वार और रुड़की सब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में था। अच्छा। हाँ। लेकिन जैसे जैसे मैं वहां पे रहा, इसी बीच में 89 में हरिद्वार नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। अच्छा। तो मेरा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का टेन्योर पूरा हुआ तो मुझे फिर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था। तो फिर मेरी रुड़की पोस्टिंग हुई। बेसिकली वो सेम ही डिस्ट्रिक्ट था,
लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया था तो इसलिए मेरी फिर रुड़की पोस्टिंग हुई। रुड़की पोस्टिंग हाँ। हुई। अच्छा, तो रुड़की में मैंने अपनी जो है बैंक में हाँ मैंने एक्चुअली एक तो पल्स जो रूटीन पोलियो का का चिकित्सा कार्य था वो करते ही थे हम जो है। हाँ, वो तो जो इमरजेंसी है, मेडिकल ओपीडी है, ये हाँ, सब चीजें करते थे। वो तो रेगुलर हाँ, वर्क है। इसके अलावा मुझे 2 प्रोग्राम और मिले। हाँ। एक पल्स पोलियो प्रोग्राम जो उस टाइम 1996 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है ये पल्स जो पोलियो का जो बीमारी थी उसको इरेडिकेट करने के लिए जो है वो किया गया था। हाँ, ताकि हाँ जो कि विकलांग हो जाते थे उसमें, और विकलांगता कभी ठीक नहीं होती थी। एक बार अगर विकलांग हो गया बच्चा पोलियो से तो वो कभी जो है ठीक नहीं होता था। और काफी लोग विकलांग थे उस टाइम पे जो है, तो इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया किसी तरह से इसको जो है खत्म किया जाए। अच्छा, तो उस खत्म करने के लिए ये पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया। तो पल्स का मतलब ये था कि एक ही साथ सबको इम्यूनाइज करें। अच्छा, पल्स जैसे पल्स आती है एक साथ जो है, हाँ। तो एक ही झटके में पूरी पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करें। अच्छा, तो पहले बूथ की एक्टिविटी होती थी कि हम तो जो है क्या चुनौती आई आपको उसमें, मतलब चुनौतियाँ आई। पहले तो मैं ये बता दूं कैसे प्रोग्राम हुआ वो जो है। हाँ, तो प्रोग्राम ये होता था कि जैसे हम जो है बूथ पूरे क्षेत्र एक बटा होता था सबका, उस क्षेत्र में डिफरेंट जगह पे जो है बूथ लगाए जाते थे, पल्स पोलियो बूथ, अच्छा, जहाँ पे हमारे 2 वर्कर जाते थे, पोलियो वैक्सीन जाती थी ओके। और सब बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाती थी। अच्छा, उससे पहले पूरी पब्लिसिटी माइकिंग से, बैनर से, पोस्टर से की जाती थी ताकि सब लोग अवेयर हो जाए कि आज जो है पल्स पोलियो का प्रोग्राम होता है, तो सब लोग बच्चों को लेके आए। और उस टाइम हम लोग जो है सब जितने भी एनजीओज होते थे, जैसे रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब है, स्कूल कॉलेजेज हैं और संस्थाएं हैं, इन सबको इन्वॉल्व करते थे कि वो अपने अपने क्षेत्र में उनको ड्यूटी दी जाती थी कि आप बच्चों को मोहल्लों से बाहर निकालें और बूथ तक लाएं ताकि सब लोग उस दिन ये कोई रह ना जाए। तो उस टाइम आपको याद होगा कि अमिताभ बच्चन एक जो है नारा दिया करते थे, 2 बूंद जिंदगी की। हाँ, तो वो इसी के लिए था कि 2 बूंद जो पल्स पोलियो की 2 बूंद थी उसको आप जरूर पिलवाएं, यही जिंदगी है, इसी से बच्चे की जिंदगी बनेगी, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये था। उसके बाद जब देखा हमने कि कुछ दिन तक वो बूथ एक्टिविटी की, लेकिन बूथ पे 100% अटेंडेंस नहीं हो पाते, रह जाते थे। तो तब फिर उसके बाद ये हुआ कि अब एक प्रोग्राम ऐसा चलाया जाए कि फिर हाउस टू हाउस सर्च किया जाए। अच्छा, कि बच्चे अगर जो है बूथ पे नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे दवाई पिलाई जाए, तो उसको जो है हाउस टू हाउस सर्च किया जाए। हाँ, और एक वो टीका भी लगाया जाता था हाँ, पहचान के हाँ, लिए, वो इसीलिए लगाया जाता था कि कोई बच्चा हाँ, रह ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो है एक दिन बूथ होता था, उसके बाद 6 डेज तक जो है वो फिक्स प्रोग्राम होता था। बाकायदा माइक्रो प्लानिंग बनती थी कि यहाँ यहाँ बूथ होंगे पहले दिन, फिर उसके बाद इतनी टीमें होंगी जो इतना उसका क्षेत्र होगा, सबका क्षेत्र डिवाइडेड रहता है। उस क्षेत्र में भी जो है उनके रूट में बना रहता था पूरे क्षेत्र का कि आप इस घर से शुरू करेंगे, इस घर से जलते जलते इस गली में जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। अच्छा, पूरा प्लान रहता था कि कोई भी घर ना छूट पाए। वाह वाह। और उसमें जो है बकायदा जब वो निकलते थे रूट पे तो फर्स्ट डे पे पहला नंबर डालते थे, फिर दूसरा नंबर, और एरो बनाते थे बकायदा कि हम इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ताकि अगर कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी या कोई भी आता था देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो जान सके कि हमारी टीम कहाँ है और किधर गई है। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो आपकी क्या जिम्मेदारियां थी इसमें? इसमें मैं एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ प्रोग्राम शुरू में, तो मुझे जो है सेक्टर सुपरवाइजर का स्टार्ट में ड्यूटी दी गई। तो हम लोग जो है तब उस दिन क्या होता, जिस दिन पल्स पोलियो प्रोग्राम होता उस दिन छुट्टी होती थी सब, बस सिर्फ एक ही काम होता था। अच्छा, तो उसमें जो है 7-8 सेक्टर, जैसे रुड़की क्षेत्र था हमारा, रुड़की एरिया का, तो 7-8 सेक्टर होते थे, उसमें एक सेक्टर इंचार्ज बनता था। और उसके बाद एक नोडल अफसर होता जो सबको कोऑर्डिनेट करता था, सब सप्लाईज के लिए, उनके लिए, और सब जो भी ऊपर से कम्युनिकेशन आते थे, जो इंस्ट्रक्शंस आते थे उनको जो है फॉलो कराने के लिए वो कोऑर्डिनेट करता था। तो पहले हमने सेक्टर सुपरवाइजर के रूप में जो है काम किया 1996 से लेके और 2002 तक। अच्छा, 2002 के बाद जो है, क्योंकि उस टाइम यूपी बन गया था, तो हमारे जो और लोग थे, काफ़ी लोग जो यूपी वहाँ से रिलीव कर दिए गए। तो फिर मुझे जो है नोडल अधिकारी का जो है पद मिला। तो नोडल अधिकारी दायित्व ये था कि पूरे क्षेत्र में जो है, जो भी हमारा रुड़की अर्बन एरिया था, अर्बन एरिया में पूरा हमें प्लान करना है, पूरी टीमें गठित करनी है,
पूरा वहाँ पे बूथ का जो भी एक्टिविटी है वो करानी है, उनको पूरी लॉजिस्टिक की सप्लाई देनी है, कोल्ड चेन को मेंटेन करना है ताकि वैक्सीन जो है वो कोल्ड चेन में रहे, जहाँ से आती है वहाँ से लेके और बच्चे को पिलाने तक कोल्ड चेन टूटने ना पाए। तो अगर कोल्ड चेन टूट गई तो फिर जो पोलियो वैक्सीन वो लाइव वो होती थी तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए कोल्ड चेन जो है हर स्तर पे बनाए रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता था। उसके लिए पूरा जो है कोल्ड चेन के डीप फ्रीजर्स वगैरह ये होते थे जिसमें जो हम लोग वैक्सीन रखते थे। और अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग जो है 6 बजे सब पूरे बॉक्स तैयार करते हैं। मतलब प्लानिंग ये होती थी कि किस बूथ पे कितने बच्चे आने की संभावना है, वहाँ पे कितनी वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है और कौन कौन वर्कर रहेंगे, तो उनके उसी हिसाब से वैक्सीन डाली जाती थी उसमें, ताकि फालतू वैक्सीन ना जाए, क्योंकि फील्ड में जाएगी तो गर्म हो जाएगी तो खराब हो जाएगी। और उसके बाद जो गाड़ियाँ सप्लाई करती थी उनका रूट मैप बनता था। अच्छा जी। कि यहाँ से चलेंगी और किस किस बूथ पे सप्लाई करेंगे और कहाँ कैसे कैसे जाएंगी। तो ऐसे जितनी गाड़ियाँ होती थी उनका सबका रूट मैप तैयार किया जाता था और वैक्सीन को बकायदा पहुँचाया जाता था। तो बहुत बड़ा काम किया आप लोगों ने। ये एक्चुअली बहुत ही जो है मेहनत का और इस तरह का काम था कि इसमें अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो जो है वो पोलियो को रेडिकेट नहीं कर पाते। पर हमने रेडिकेट कर दिया किया। तभी एक नारा भी दिया जाता था कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। अरे वाह। यानी कि एक बच्चा आपके क्षेत्र में नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटा। तो ये कोई भी बच्चा हम लोग चाहते थे कि एक भी बच्चा ना छूटे। अब आप ये देखिए बूथ पे जो नहीं आए उसको हमने घर पे जाके बुलाया। घर में भी हमने हर एक घर को जो है एक एक मार्क किया। उसमें फिर मार्क में क्या करते थे, सीरियल नंबर हाउस का, और हम P और X मार्क करते थे। अगर हाउस में सब बच्चे पी चुके हैं तो उसे P मार्क करते थे। और अगर कोई बच्चा छूटा हुआ है, कहीं बाहर चला गया, स्कूल चला गया, बीमार है, नहीं पिला पाए, तो उसको X करते थे कि यहाँ पर दोबारा आना है। तो जब पूरा एक राउंड हो जाता तो आफ्टरनून में फिर जो है वर्कर्स को जाता था X ग्राउंड पे विजिट करता। अरे वाह। और X अगर उस दिन में नहीं पूरे हो तो नेक्स्ट डे, यानी पूरे उसमें जो है 6 दिन के प्रोग्राम में जब तक वो X नहीं वो होते थे तब तक वहाँ पे जाते थे। और कई बार तो ऐसे चैलेंजेस भी आते थे कि लोग पिलाने से मना करते थे। गलत समझते। एक्चुअली कुछ मोहम्मदन कम्युनिटीज में शुरू में अफवाह फैलाई गई कि आपके बच्चों को जो दवाई पिलाई जा रही है ये इसलिए पिलाई जा रही है कि आपके आगे बच्चे ही नहीं होंगे। ये मैंने भी सुना है। मम्मी पापा से मैंने ये सुना। तो ये बड़ी भ्रांति थी। और इसको दूर करने के लिए हम कई बार जो ये NGOs होते थे इनकी जो है वो लेते थे। उस क्षेत्र के जो भी लोकल लीडर्स होते, ओपिनियन लीडर्स होते थे, उनकी वो मदद लेते थे। प्रशासनिक अधिकारियों की मदद लेते थे तब जाके, ताकि एक भी बच्चा ना रहे। इसके लिए इतना इन्वॉल्वमेंट था कि जैसे हम जो भी राउंड होता था, एक राउंड में एक बूथ हुआ, 6 दिन की एक्टिविटी हुई और हर 1.5 महीने पे ये राउंड चलते रहते थे। मतलब साल में कम से कम 6 राउंड साल में होते थे। और इसमें जो है जो राउंड होता था उससे 1 हफ्ता पहले पूरे जितने भी NGOs होते थे, ओपिनियन लीडर्स होते थे, उनको बुला के उनकी एक बाकायदा गोष्ठी होती थी। उनको सब ब्रीफ किया जाता था कि भाई ऐसे ऐसे है, आपका सहयोग वहाँ रहेगा, आपको वहाँ चाहिए, वहाँ आपको वहाँ चाहिए। पूरी प्लानिंग। बच्चों की रैली निकलती थी हर एक स्कूल का टर्न वाइज के भी, इस राउंड में इस स्कूल के बच्चे जाएंगे, इस राउंड में उस स्कूल के बच्चे जाएंगे, और पूरे शहर में उसकी रैली के साथ जो है वो पब्लिसिटी की जाती थी। माइक लेके पब्लिसिटी की जाती थी। इसके अलावा जितने भी वर्कर्स जो भी दवा पिलाने वाले थे या जो सुपरवाइजर्स थे, उनकी बाकायदा जो है हर एक राउंड से पहले एक ट्रेनिंग होती थी। उस ट्रेनिंग में उनको सबको ये बताया जाता था कि आपको कैसे कैसे करना है। कोई अगर नए इंस्ट्रक्शन आए हैं तो ये ऐसे करना है, ड्रॉप कैसे देनी है, ड्रॉप को भी देखना होता था कि भी ड्रॉप हमारी जो है वो सही है या नहीं है। क्योंकि उसमें भी जो है उसमें उसमें वैक्सीन वायल मॉनिटर लगा रहता था हर एक वायल के ऊपर। तो उससे हम ये देख सकते थे कि ये वायल हमारी खराब हो गई या ये अभी पिलाने लायक है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता था। जब फील्ड में सुपरवाइजर जाता था, चेक करता था कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनके पास जो वैक्सीन है वो सही है या खराब हो चुकी है। तो इतना सब किया। तो अब जब लगता है आज कि हाँ पोलियो रेडिकेट हो गया है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हमारा भी हाथ हम लोगों ने भी इसमें काम किया है। बहुत मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगी सर। बहुत एक्चुअली ये प्रोग्राम ऐसे थे कि जिसकी वजह से हम पब्लिक से जुड़े, और पब्लिक से बड़ा हमें मान सम्मान भी मिला और पब्लिक ने सहयोग भी दिया। चाहे वो लीडर्स रहे हों, चाहे वो धार्मिक लोग रहे हों, चाहे स्कूल कॉलेज रहे हों, चाहे कोई भी संस्था रहे हों, सभी का सहयोग इसमें मिला।
तो उस टाइम में आपने ब्लड बैंक का अभी जिक्र उठाया था, तो ब्लड बैंक में पहले मुझे ये बताइए कि डोनेशन किस प्रकार होती थी और स्टोरेज कैसे होती थी, आज जैसी होती थी या कुछ अंतर था? अभी मैं आपसे को बताता हूँ। इसमें एक्चुअली ब्लड बैंक का जो स्थापना हुई, पहले क्या था कि पहले खाली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लड बैंक हुआ करते थे। और जो पेरीफेरी में इधर ब्लड बैंक इतने नहीं होते थे। अच्छा। और उस टाइम जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, प्राइवेट लोग भी ब्लड बैंक चलाते थे अपना, और बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी उसके चलाते थे। अच्छा। लेकिन 80s में और 90s में आपने सुना होगा एड्स की बीमारी का एक काफी जो है वो आया था जो है। हाँ, तो एड्स के फैलने का जो है ब्लड बोर्न इन्फेक्शन उसका हुआ करता, ब्लड के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट हो जाती है। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर मान लिया सेफ ब्लड नहीं है, अगर वो सही आपने टेस्ट करके नहीं दिया है, तो उससे एड्स फैलने की चांसेस हैं। तो इसलिए जो है उस टाइम ये था कि भाई ब्लड जो है सेफ ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जो कि इंडिया लेवल पे थी। और उसके बाद जो है स्टेट्स में थी, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है। हाँ, पहले नेशनल फिर नेशनल में, हाँ, फिर स्टेट पे थी। ठीक है। वहाँ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ सोसाइटी थी। तो ये सोसाइटीज फिर अपने अपने स्टेट में देखती थी। तो इन सोसाइटीज का दायित्व था कि अपने यहाँ सेफ ब्लड सप्लाई का इंश्योर करें। तो जहाँ जहाँ ब्लड बैंक नहीं थे वहाँ पे फिर नए नए ब्लड बैंक खोले गए। अच्छा। पहले क्या होता था कि जैसे हम रुड़की में थे, तो रुड़की में कोई ब्लड बैंक नहीं था। हरिद्वार में ब्लड बैंक हुआ करता था। और रुड़की में जो है जैसे मान लिया पैथोलॉजी का ही एक पार्ट है ब्लड बैंकिंग, तो पैथोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस करते थे वही अपने यहाँ पे ब्लड ड्रॉ करके ब्लड का जो है अपना कलेक्ट करके ब्लड सप्लाई कर देते थे। और टेस्ट क्या किए क्या नहीं किए, क्या क्राइटेरिया रहे क्या नहीं रहे, ये कह नहीं सकते कितना फुलफिल होता था। लेकिन उसको सबको बंद करते हुए फिर ये हुआ कि एक लाइसेंस ब्लड बैंक होगा, उसमें सारी चीजें होंगी, बाकायदा ड्रग डिपार्टमेंट से उसका निरीक्षण होगा, सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे, कोई इस लायक है या नहीं कि वहाँ उसको लाइसेंस दिया जाए। उस लाइसेंस के बाद जो है फिर आप जो है ब्लड लेके उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको जो है ले सकते हैं। अच्छा। तो ये होता था। तो रुड़की में कोई ब्लड बैंक नहीं था, तो तब 2004 में रुड़की में ब्लड बैंक की स्थापना। क्योंकि मैंने ब्लड बैंकिंग और पैथोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ था, तो मुझे फिर इसकी जिम्मेदारी दी गई। अच्छा। हाँ, तो तब जो है हम लोगों ने वहाँ पे जो है ब्लड बैंक शुरू किया। कोई बात नहीं। तो ब्लड बैंक में एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ब्लड का स्टॉक रखना है, ब्लड की अवेलेबिलिटी। ब्लड तो सबको चाहिए, लेकिन देने के लिए कोई तो देने को लोग तैयार नहीं होते। ब्लड डोनेशन करने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, ये नहीं होता तैयार। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ब्लड का आप पे पर्याप्त स्टॉक हो। और स्टॉक अगर होगा तभी आपके पास हर एक ग्रुप मिलेगा। ब्लड बैंक की बेसिक जो वर्किंग है वो ये है कि आप ब्लड लेंगे और ब्लड को टेस्ट करेंगे और आप अपने यहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है। जब कोई दूसरा आएगा तो आप उसका ब्लड लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको स्टोर करने के लिए रख देंगे, टेस्ट तो बाद में होता रहेगा। अच्छा। आप जो टेस्टेड ब्लड रखा है उसके ग्रुप का वो ब्लड दे देंगे। मतलब ये नहीं कि उसने जो ब्लड दिया वही आप उसको देंगे। अच्छा। आप उसको तो रख देंगे, उसको तो टेस्ट करके बाद में बकायदा उसमें अपने स्टोरेज में रखेंगे, और जो टेस्टेड रखा हुआ है वो ब्लड आप उसको दे देंगे। तो ये तभी संभव होता है जब आपके पास सारे ग्रुप अवेलेबल हों, हर टाइम अवेलेबल हो, टेस्टेड हो। और उसमें विशेष तौर पर जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स जो थे वो बड़ा मुश्किल मिलते थे। और ओ नेगेटिव भी बहुत, ओ नेगेटिव तो मिल जाता था, लेकिन सबसे रेयर ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता था। ए बी नेगेटिव। अच्छा। हाँ, लेकिन ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर हुआ करता था। तो ओ नेगेटिव अगर कोई नहीं भी मिल रहा है तो ओ नेगेटिव उसको दिया जा सकता था कई बार। अच्छा। तो ये चीजें थी। तो हम लोग ने तब जैसे ये संस्थाएं जो हमने के साथ जोड़ी हुई थी पल्स पोलियो के साथ, तो यही संस्थाएं हमारे वहाँ भी काम आई। रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, कॉलेजेज है, IIT रुड़की वहाँ पे ऐसा था कि जो कि हर 6 महीने पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था और 400-500 यूनिट वहाँ पे ब्लड का डोनेशन होता था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही राधा माधव सेवा समिति थी। अच्छा। वो हर 6 महीने पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाती थी, उसके वॉलंटियर कम से कम 50 यूनिट हर बार देते थे। ऐसे ही डेरा सच्चा सौदा था, निरंकारी मिशन था, कुछ कॉलेजेस भी लगवाते थे बीच में। तो ये लोग, इनसे हमारा इतना अच्छा रेपो था कि ये लोग जो है बीच बीच में वो लगवाते रहते थे, और हम उस ब्लड का स्टॉक इतना रहता था कि हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव सभी लगभग हर टाइम रहते थे।
अच्छा जी। तो इतना स्टॉक हमारे पास रहता था कि हमारे पास जो है रुड़की की बजाय सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से भी डिमांड आती थी, इसलिए कि उनके यहाँ नेगेटिव ग्रुप अवेलेबल नहीं है, आपके यहाँ है क्या। अच्छा, इतनी दूर दूर इतने दूर से भी हमारे यहाँ डिमांड्स आती थी। तो आपने इतने अच्छे से उसको मैनेज करके रखा तो था। ये जो है बस वो ये कि लोगों का विश्वास था, तो लोगों ने हमें जो है कोऑपरेट किया। हाँ। तो हम कर पाए, नहीं तो वैसे तो कोई नहीं कर सकता है जी। अच्छा, इस बीच में हम लोगों ने, क्योंकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एक बहुत जरूरी चीज है, तो हम लोगों ने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए काफी जागरूकता पैदा की। अच्छा। काफी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे हुआ करता था, उस पर जो है गोष्ठी होती थी, अच्छा। स्कूल में प्रचार होता था। एक एड्स डे होता था, उस पर भी हम लोग ये इसका प्रचार करते थे। एक ब्लड डोनर्स डे होता था, उसमें सम्मानित भी करते थे संस्थाओं को, उस पर भी प्रचार करते थे। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना एक बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से जो है ब्लड डोनेशन हो और उसके बाद बाकी लोगों को टाइम पे जो है मिल जाए। हाँ। तो ये ब्लड। तो आपको कभी कोई किस्सा है कि ऐसा कि कोई लेने आया और आपके पास अवेलेबल ना हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा? यूजुअली मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ हो, है ना, नहीं हुआ ना कभी कभी किसी नेगेटिव हाँ। ग्रुप का तो हो सकता है। हाँ। क्योंकि कई बार नेगेटिव ग्रुप जो है, क्योंकि वो रेयरली मिलते हैं, और तो जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें कौन सा आ रहा है कौन सा हमें नहीं मालूम, तो जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है हाँ जी। कि कौन सा ग्रुप आया है। तो इसमें हो सकता है कि कोई नेगेटिव ग्रुप कभी उसकी वजह से, लेकिन बाकी यूजुअली ज्यादातर स्टॉक हमारे पास रहता था। तो बीच बीच में बल्कि हमें संस्थाओं को मना करना पड़ता था कि बस कि अभी हमारे पास बहुत है, हाँ। अभी थोड़े दिन और जरा इसको कम हो जाने दो, उसके बाद आप जो है हम आपके यहाँ कैंप लगाएंगे। अरे तो वाह, आपने मतलब जहाँ भी काम किया वहाँ झंडे गाड़ रहे हैं बिल्कुल। अब ये तो जो है हम कहते हैं ईश्वर की भाई इच्छा थी कि हमने उस तरह से किया, तो हमें जो है ऐसा मौका मिला करने का, तो हम लोगों ने ये किया। आपने ईश्वर का नाम लिया तो ईश्वर के बारे में बात करते हैं। बताइए, आप ईश्वर में मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या कौन ईश्वर कोई शक्ति है, मैं ये मानता हूँ कि कोई शक्ति है जो है यूनिवर्स को चला रही है। अच्छा। अब क्या है वास्तव में, नाम कुछ भी ले तो हो सकता है, वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई भी चीज हो। हाँ, तो हम अपने हिसाब से मानते हैं, जो भी हाँ, मानते वो तो उनके रूप है। हाँ, तो मैं भी मानता हूँ। और मैं कोई विशेष और तो कुछ नहीं, लेकिन हनुमान जी को मैं विशेष तौर पर जो है हनुमान जी को याद रखता हूँ। तो मैं मंगलवार की जो है व्रत भी रखता हूँ। अच्छा, अभी भी? बहुत पहले से और अभी भी। हालांकि बीच में मुझे थोड़ा डायबिटिक हो गया था, हाँ। तो मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, हाँ। लेकिन फिर मन नहीं माना, तो मुझे लगा कि जब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे तो मैं जो है हर मंगलवार को फास्ट रखता हूँ। अच्छा। और हनुमान जी से जो है अपना आशीर्वाद मांगता हूँ, पूजा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने अगले प्रश्न पे पहुंचती हूँ मैं अब। आपने जॉइंट डायरेक्टर, सुपरिंटेंडेंट इन चीफ एंड एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर इन मेडिकल केयर लखनऊ और फिर डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर के रूप में विभिन्न पदों पे काम किया है। तो इन सभी पदों का पे काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बहुत कम % लोग होते हैं जो एकदम इतने ऊंचे पदों तक जा पाते हैं। लास्ट जो पोजीशन है, प्रेस्टीजियस पोजीशन है यूपी गवर्नमेंट। अभी उससे पहले मैं अपना थोड़ा सहारनपुर का टेन्योर बता देता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ पे आऊँगा। अच्छा, चलो बताओ। क्योंकि रुड़की में मैं 16 साल मेरी पोस्टिंग रुड़की में रही। 16 साल। 1995 से लेकर 2011 तक मैं रुड़की में रहा हूँ। अच्छा। और क्योंकि स्टेट उत्तराखंड बन गया था उस टाइम 2000 में। अच्छा। तो हम लोगों की फिर वहाँ से पोस्टिंग हुई नहीं, वहाँ पे कोई कमी थी उत्तराखंड में डॉक्टर्स की, तो उन्होंने रिलीव नहीं किया। अच्छा। तो 2011 में आने के बाद तब तक मैं रुड़की में रहा, मेरे जॉइंट डायरेक्टर तक के प्रमोशन हो गए थे। अच्छा। रहते वहाँ पे। तो फिर मैं जैसे ही यहाँ यूपी में आया, तो मैंने फिर सहारनपुर में जो है डिस्ट्रिक्ट एसपीडी हॉस्पिटल, जो कि मंडलीय चिकित्सालय बोला जाता है, पूरे मंडल का एक हेडक्वार्टर है, तो उसका मुझे जो है सुपरिटेंडेंट चीफ की तैनाती मिली। और उसके साथ साथ ही मुझे जो है सहारनपुर मंडल का जो एडिशनल डायरेक्टर का जो पद है, जो कि तीनों डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है, तो उसका भी दायित्व मिला। तो ये मैंने जो है सहारनपुर में किया। और सहारनपुर से मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब शुरू हो गया, लेकिन रुड़की तक तो मैं अपनी ड्यूटी करता था, जो ड्यूटी मुझे मिलती थी एज ए डॉक्टर। वो करता, फील्ड वर्क भी था, क्लिनिकल वर्क भी था, जो भी वर्क था। अच्छा। मैं अपनी ड्यूटी करता था एक तरह से। अच्छा। अब सहारनपुर आने के बाद फिर मुझे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिला, ताकि मैं पूरे अस्पताल को चलाऊं, उसको मैनेज करूं, सर्विसेज को। अच्छा। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है लगभग जो है 40-45 डॉक्टर्स की पोस्ट होती थी, लगभग 150 के आसपास जो है पैरामेडिकल और जो है सपोर्टिंग स्टाफ होता था। 200 बेड का हॉस्पिटल था। काफ़ी वहाँ पे जो है बेड ऑक्यूपेंसी इतनी रहती थी कि सीजन में जब वो ये पेंडेमिक का सीजन होता था, तो वहाँ पे बेड नहीं मिलते थे लोगों को। एक बेड पर 2-2-3 पेशेंट हमें निपटाने पड़ते थे। और
पेशेंट का जो वहाँ पे आना था वो ये देख लीजिए 1,500-2,000 पेशेंट तो सर्दियों में जो जो डल सीजन बोलते हैं उसमें आते थे। अच्छा। और जब गर्मियों का सीजन होता था, वायरल का सीजन आता था, उस टाइम वहाँ पे 2,500-3,000 पेशेंट पर डे विजिट करता था। ओके। तो इतना जो है वहाँ पे वर्कलोड था। बहुत तो ज्यादा। ऐसे वर्कलोड में जो है इतने स्टाफ को जो कि हाँ, अलग अलग मैनेज सोच के लोग करना। हैं, हाँ, हाँ, उनको एकजुट रखना, उनको मैनेज करना, हाँ, उनसे काम लेना, हाँ, और आसान बात नहीं है। अस्पताल की जो है क्लीनलीनेस मेंटेन करना। हाँ, यहाँ 3-4 हजार लोग रोज आते हों और इतने लोग भर्ती हों, तो वहाँ की हाइजीन और वहाँ की स्वच्छता मेंटेन करना, सप्लाई जैसे मेडिसिन की सप्लाई है और जो भी है उनको मेंटेन करना, तो ये अपने आप में बड़ा एक चैलेंजिंग काम था। अच्छा। लेकिन बस वो ईश्वर की कृपा थी तो सब। हाँ, हनुमान जी साथ थे बस। बिल्कुल 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 हनुमान जी साथ थे। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हम्म, इन पदों पे। बिल्कुल। लखनऊ के बारे में कुछ बताना चाहोगे? बस इसके बाद मेरा जो है वहाँ पे 3 साल के करीब मैं सहारनपुर रहा। हाँ। उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन डायरेक्टर की पोस्ट पे हुआ, डायरेक्टर मेडिकल केयर की मुझे पोस्टिंग मिली लखनऊ में। जी। और उसके बाद फिर मैं लास्ट पोस्टिंग मेरी जो है ईश्वर की कृपा से मुझे डायरेक्टर जनरल के पद पे भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत। और तो कितने % लोगों को मिल पाता है ये? बहुत कम। बहुत कम। 1-8% को भी नहीं मिलता। तो बहुत ये कम लोगों को मिलता। मैं ये पूछना चाहूंगी कि प्रमोशंस आपके टाइमली हुए तो कैसा, मतलब उस टाइम के प्रमोशंस और इस टाइम के प्रमोशन प्रोसेस में कुछ डिफरेंस है क्या, कि आप फर्स्ट पोजीशन से एकदम टॉप तक पहुंचे? एक्चुअली एकदम टॉप तक तो नहीं पहुंचे, वो तो स्टेप बाय स्टेप आगे हाँ, बढ़े हैं। मतलब मैं यही हाँ, बोलना हाँ, चाह रही हूँ, एक एक स्टेप से हाँ, टॉप तक पहुंचे हाँ, आप। हाँ। एक्चुअली प्रमोशन का हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें 2 क्राइटेरिया अप्लाई किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक ज्येष्ठता अच्छा यानी कि आपकी सीनियरिटी, अच्छा। और एक श्रेष्ठता यानी कि आपकी काबिलियत क्या है। हाँ, तो ज्येष्ठता तो आपकी हाँ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट बन जाती है, कौन पहला है कौन बाद में आया, हाँ, तो उसके हिसाब से आपका सीनियरिटी नंबर मिल जाता कि आपका सीनियरिटी कहाँ तक है। जी। तो जब भी कोई प्रमोशन होता है तो जो भी जॉइंट डायरेक्टर तक के प्रमोशन में खाली जो है सीनियरिटी देखी जाती है, और आपकी जो ACR एनुअल कैरेक्टर रोल जो होता है, जो आपकी एंट्रीज होती हैं, हाँ, वो सही होनी चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब अगर वो गलत। सही है, आपका रिकॉर्ड वो सही है, और आप सीनियरिटी में आ रहे हैं कि जितने लोग प्रमोट होने हैं उस सीनियरिटी में ऊपर वाले में आप आ रहे हैं, तो आप प्रमोट हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन जब जॉइंट डायरेक्टर बन जाते हैं उसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर DG तक का आता है, तो उसमें आपकी श्रेष्ठता भी देखी जाती है। अच्छा। तो श्रेष्ठता हमारे यहाँ ये होती है कि हमारी जो एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, ACR जिसको हम बोलते हैं, इस- उसको हम क्राइटेरिया मानते हैं। अच्छा। तो उसमें क्राइटेरिया क्या होता है हाँ, कि आपका जो सीनियर अधिकारी है वो आपकी लिखता है हाँ, ACR। अच्छा। आप पहले अपना असेसमेंट देते कि हमने ये ड्यूटीज मिली थी, और- ये काम किए, और उसको देते थे हर एक मार्च में। हाँ, फिर वो उसके बेसिस पे हम लिखता था जो उसने ऑब्जर्व किया, कि हमारा डायरेक्ट सुपरवाइजर वही था। हाँ, उसके बाद वो जब लिख के जो देता था, तो उससे जो हायर रैंक का अधिकारी वो था check वो कर- उसको स्वीकार करता अधिकारी कहते थे। अच्छा। हाँ, तो ओके। वो उसको जो है एक्सेप्ट करता था कि हाँ ये सही है या नहीं है। अच्छा। अगर उसके हिसाब से वो सही थी हाँ जी। तो वो एक्सेप्ट करता था उसको, अच्छा। नहीं थी तो अपना एडवर्स रिमार्क जो डालना होता था वो डाल देता था। ओके। तो इस तरह से ACR हमारी चलती थी, उसमें एक ग्रेडिंग दी जाती थी। हाँ, एक आपको होता तो था फुल ग्रेड मिलते होंगे 100%, अधिकतर, है ना? कभी एक आदमी कभी ऐसा हुआ होगा जिसमें जो है मुझे, हाँ, वो भी ऐसी उस स्थिति में जबकि वो सीनियर अधिकारी वो मुझे वहाँ जानता है, जैसे मैं रूट की पोस्टिंग था हाँ, तो तब उत्तराखंड बन चुका था। हाँ जी। अब एडिशनल डायरेक्टर बैठता था पौड़ी में, हाँ, पौड़ी में हम जानते नहीं थे, हाँ, पौड़ी वाले को हमसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, उत्तराखंड बन गया था। हाँ, तो उसने जो हमें सबकी लिखते थे ऐसी हमारी भी लिखती, हाँ, तो उसमें 1-2 नंबर हमारे कम थे। कोई बात तो उसमें जो था वो सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, ये 4 चीज़ें होती थी। अच्छा। सेटिस्फैक्ट्री का 0 नंबर मिलता था, अच्छा। गुड का 1 नंबर मिलता था, वेरी गुड 2 नंबर और एक्सीलेंट के 3 नंबर। अच्छा। तो अब उसमें नंबरिंग फिर काउंट की जाती थी। 10 साल के आपके ACR देखी गई, अगर आपके 18 नंबर से कम है तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा आगे प्रमोशन के लिए। ओके। अगर आपके 18 से ज़्यादा नंबर है यानी कि आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको नेक्स्ट प्रमोशन भी कंसिडर किया जाएगा। अरे वाह। तो ये सब क्राइटेरिया पास करने के बाद आपके आगे प्रमोशन होते थे। बहुत तो सीनियरिटी भी चाहिए, हाँ। आपकी काम भी काबिलियत चाहिए, भी चाहिए। हाँ ये सारी चीजें थी, तो इस सब के रिकॉर्ड बेसिस भी पे- अच्छा हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा।
अच्छा, समझ गई मैं। तो आपके टेन्योर में जो ये मेडिकल सर्विस का आपका टेन्योर रहा, उसमें सबसे चुनौती वाला काम तो क्या रहा, क्या लगा आपको? देखिए, चुनौती अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की चुनौती थी। हाँ। जब हम फील्ड में रूरल एरिया में काम करते थे तो चुनौती ज़्यादातर ये थी कि जो हमारा फील्ड स्टाफ होता था, ENMs है, फीमेल स्टाफ है, वो वहाँ रह नहीं सकता सब सेंटर पे। सेफ्टी की प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना जाना इतना लग जाता था कि वो काम क्या करें वहाँ पे जो है। तो इस तरह की दिक्कतें थी, कुछ स्टाफ की कमी भी रहती थी। तो ये चीज़ें लगभग वहाँ पे थी। उसके अलावा जब फिर कुछ जय ब्लॉक में फिर PHC एडिशनल PHC 30-30 हज़ार पे खोली गई, उसमें जो डॉक्टर पोस्ट किए तो बहुत से डॉक्टर्स रूरल एरिया में जाने को तैयार नहीं थे। या वहाँ पे कुछ PHC बनी ही नहीं थी, किराए का 2 कमरे लिए उसी में PHC स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो ऐसी जगहों पर जो है लोग कम काम करना पसंद करते थे। तो ऐसे में जो है वो क्या करते थे कि अपना शहर में अपनी क्लिनिक खोल ली, कभी कभी वहाँ आए और धीरे धीरे कर प्रैक्टिस में सेटल हो गए तो नौकरी का आना ही छोड़ दिया। तो ये गलत बात है ना? तो ये गलत बात थी, लेकिन वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि वो अस्पताल बना नहीं है अभी। आपने स्टार्ट करा दिया 2 कमरे लेके जो है, और जो शहर का पला बढ़ा है, शहर में पढ़ा आदमी है, वो वहाँ गाँव में वहाँ ना रह सकता ना जा सकता। तो इस चक्कर में लोग नौकरी छोड़ देते थे। तो स्टाफ की कमी और डॉक्टर्स की कमी से भी वहाँ पे जूझना पड़ता था, ये था। और ऐसे ही जब हम जैसे जिला अस्पताल या वहाँ पे आए तो वहाँ पे भी ये दिक्कत रहती कि स्टाफ कम रहता था, डॉक्टर्स कम रहते थे, पेशेंट का वर्कलोड ज़्यादा था। तो यही दिक्कतें थी जिसको मैनेज करना होता था। जी, मैं समझ गई। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि इतने लंबे और सफल करियर में आपने क्या सीखा और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अपना काम में परफेक्शन, एक्सीलेंस आपकी होनी चाहिए। अच्छा। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कमांड होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि मुझे करना है तो कैसे करना है। हाँ। और दूसरे जो है हमें उसको अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम को अंजाम देना चाहिए जी। तो अगर आप ये करेंगे तो आप अपने करियर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ईमानदारी और अपने काम में निपुणता, परफेक्शन, ये चीज अगर आपके पास है तो आप जो है अपना काम जो है करते चले जाएंगे और आपको हमेशा जो है इस चीज का एडवांटेज मिलेगा। तो हम नई जनरेशन को भी यही कहना चाहेंगे कि आप शॉर्टकट ना अपनाएं। शॉर्टकट से तो कुछ नहीं होता। अपना जो है काम अपनी मेहनत ईमानदारी से काम करें और जो है अपना जो है नॉलेज अपनी गेन करें। जैसे हमारे तो CME होती थी, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। अच्छा। इसके लिए जो है बीच बीच में ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं। बीच बीच में आपके सेमिनार्स और ये वर्कशॉप भी होती रहती हैं। इनको अटेंड करें, फिर लिटरेचर को आप टच में रहें। तो जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ नॉलेज की जरूरत है तो अपनी नॉलेज रिफ्रेश करते रहें। तो ये सब चीज़ करते रहेंगे तो आप जो है अपना काम ठीक से कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके अनुसार भारत में अभी आप कैसे देखते हैं भविष्य, मतलब हेल्थ केयर का भविष्य कैसा देखेंगे आप? कोई सजेशन? नहीं, मुझे तो लगता है हेल्थ केयर का भविष्य अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट काफी ध्यान भी दे रही है इस टाइम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। एक्चुअली हमारे यहाँ आबादी काफी बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारे पास जो है गवर्नमेंट सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसफिशियंट है, उतना नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को वहाँ पे एक्चुअली भाई आपको फ्री सर्विसेज वहाँ मिल रही है, गरीब आदमी वहीं जा सकता है। और वहाँ पे लाइन इतनी लंबी है कि आपका नंबर आने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में चाहिए कि ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ें। तो गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है इस पर, जो है नए नए हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। और जैसे NRHM और ये डिपार्टमेंट थे तो इनके माध्यम से रूरल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। हाँ, स्टाफ भी अवेलेबल कराया जा रहा है। नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं जिससे कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स और आपको पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह अवेलेबल हो सके वहाँ पे। तो इस तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है। उसके अलावा बाकी NRHM, बाकी जो आपकी ये है आपका आयुष्मान भारत योजना है। तो ये गरीब आदमी जो प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकता, वो सेकेंडरी हेल्थ केयर या टर्सरी हेल्थ केयर के लिए जो है जा सकता है और उसको जो है निःशुल्क उसका इलाज वहाँ को उपलब्ध है। इसके अलावा आजकल इंश्योरेंस सेक्टर को भी बढ़ावा मिल रहा है कि इंश्योरेंस आप कराइए तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको जो है मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी योजना लगी मुझे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो है प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराना गरीब आदमी को उसकी बात नहीं है। तो उसको आयुष्मान योजना में अगर
है तो उसको वहाँ पे फ्री वो वहाँ भी करा सकता है। जी और ऐसे ही इंश्योरेंस अगर है आपका तो आप करा सकते हो। जी और गवर्नमेंट जो है बढ़ा रही है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा भी बाकी आने वाले टाइम में जो है कुछ जो है आपका ये डिजिटल हेल्थ का भी एक इस तरह का जो है कंसेप्ट आ रहा है कि जिसमें टेलीमेडिसिन है जी कि दूर बैठे आप जो है सलाह ले सकते हैं, दिखा सलाह सकते ले हैं, कर सकते हो, सकते हैं। बता सकते हो। और आजकल हाँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बहुत हाँ बढ़ हाँ गया है, उनमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना? एआई का भी काफी इस्तेमाल होने वाला है आगे वाले टाइम में, क्योंकि एआई तो हर जगह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर 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 जगह। जगह इंटरफेयर कर रही है, तो हाँ। यहाँ पे भी आएगा मेरे विचार से कुछ ना कुछ उसका भी एडवांटेज हाँ, है। जैसे रोबोट्स के थ्रू हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल ऑपरेशंस बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चीजें अच्छा करते वियरेबल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी भी आजकल है, हाँ। जैसे आप वॉच वॉच पहन लो, VR से हाँ उस तरह की चीजें जो आपके हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर कर कर सकती हैं, आपका सकती है, जहाँ हाँ। आपका जो है हेल्थ ट्रैकिंग कर सकती है आपकी जो भी है। बहुत तो इस बहुत तरह की चीजें हैं जो आगे जाके आगे आने वाले टाइम में मेरे विचार से काफी अच्छा जो है होगा। आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। आपकी इतनी लंबे ये करियर में आपका सबसे दिल के करीब मूवमेंट कौन सा रहा? देखिए वैसे तो मुझे सभी हर टाइम ये अच्छी अच्छी चीजें लगी हैं, क्योंकि मैंने काम किया है तो मुझे अप्रिशिएशन मिले सब जगह से। हाँ लेकिन एक्चुअली मेरी बेटी जो है हाँ वो शुरू से डॉक्टर बनने का उसका सपना था। जी हाँ। वो बचपन में भी डॉक्टर बन के ही खेलती थी, अच्छा और उसका एक घर में डॉक्टर बनना है। हाँ तो जब उसका सिलेक्शन जो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट बैच की फर्स्ट रैंक होल्डर जो है वो बनी, ऑल इंडिया टॉपर बनी। ऑल इंडिया टॉपर। हाँ। अरे वाह, तो अरे वो वाह, मेरे लिए सबसे खुशी का पल था, अरे वाह। क्योंकि एक्चुअली मैं जो है अपना काम ईमानदारी से करता था, कभी मैंने प्रैक्टिस वगैरह तो किया नहीं, जी अलग से पैसा नहीं कमाया। तो मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं अपने बच्चों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन दिला सकूं, क्योंकि महंगा एजुकेशन था। तो मैं चाहता था किसी भी जो है हालत में ये जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी जो है MBBS करे। हाँ, तो वही और हुआ। वो डिटरमिनेट थी पहले से ही। तो उसने अपना मेहनत भी इस तरह से किया कि वो जो है, मैं आपसे बता दूं, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन तब तक तो प्रसंग चल गया था कि स्कूल भी जाते थे बच्चे, ट्यूशन भी करते थे। आई वो शाम को जो है वो आके सो जाती थी, शाम को आके वो कहती थी शाम को 10 बजे तक तो घर में डिस्टर्बेंस रहता है, टीवी चलता है, कोई आता जाता है, कैसे पढ़ूं। तो उसके बाद 10 बजे के बाद उठ के खाना खा के उसके बाद वो पढ़ती थी 4 बजे तक जो है। अरे वाह, रात की पढ़ाई। हाँ, हम लोग कहते थे उसको कि बेटा सो जाओ, इतना ज्यादा मत जाओ, लेकिन वो इतनी डिटरमिनेट थी कि उसने किया है। बहुत बहुत गर्व की और बात है। आज मैं ये कहता हूँ कि भाई वो जो है अभी वहाँ सफदरजंग के फर्स्ट बैच की फर्स्ट रैंक होल्डर वो है वहाँ पे, वहीं से MBBS किया उसने, वहीं से MD मेडिसिन किया, और आज वो वहीं पर प्रोफेसर है मेडिसिन डिपार्टमेंट। क्या बात है, बहुत गर्व की बात है। काफी उसका वैसे भी नाम है। उसने जो है ये आपने सुना होगा, जो ये आपका अभी कोविड-19 हुआ था जी तो कोविड-19 चाइना से शुरू हुआ था। हाँ चाइना में ही पहले लोग फंसे हुए थे जिनको निकालना था। जी फर्स्ट फ्लाइट जो यहाँ से इंडिया से गई थी इवैक्यूएशन के लिए वहाँ पे, हाँ। तो मेरी बेटी वहाँ पे मेडिकल टीम लीडर थी। अरे वाह, कितनी गर्व की बात है। आपकी आंखों में आंसू आ गए बताने में। अच्छा लगता है जब बच्चों की देखते हैं, जी ईश्वर की कृपा हुई उन पे, हमें लगता है कि नहीं, आपकी मेहनत का फल मिला उन्हें। आपने पूरी जिंदगी मैंने भी ईमानदारी से वो तो किया, ईमानदार से किया, लेकिन खुद पर्सनली जो है उनको बेटी थी, जैसे वो तो बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो मेरे सब्जेक्ट थे जी तो मैंने उसको इंटरमीडिएट के साथ काफ़ी जो है उसके सब्जेक्ट पढ़ के उसको पढ़ाया और उसको तैयार किया इसके लिए कि उसी PMT क्लियर कर लो, मेडिकल में जाए। तो मैंने बाकी इसलिए अपनी ड्यूटी के अलावा उसका ही काम किया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि और कुछ जो है सोचा हो कि मैं कुछ और करूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा और सर। यही लगता था कि बच्चे हैं, अगर ये बच्चे हमारे ऐसे निकल आएंगे तो हमें और क्या चाहिए, और क्या नौकरी चाहिए? हमारी चली रही है, हाँ बाद में पेंशन मिल जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये लोग अगर अपना पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो फिर और हमें कोई और धन संचय करने की और जरूरत कुछ चाहिए नहीं। ही बिल्कुल होता है बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। में। और हमारा रुड़की का पीरियड इसलिए मेरा बहुत यादगार भी रहा है क्योंकि रुड़की में ही मेरे बच्चों की एजुकेशन हुई है। अच्छा क्लास 6 में मेरी बेटी थी जब रुड़की आए हम, 3rd क्लास में मेरा बेटा था, तो दोनों वहीं से पढ़े, वहीं से अपने अपने प्रोफेशनल कॉलेज में चले गए, और मुझे कोई प्राइवेट कहीं इनको कराना नहीं पड़ा। सरकारी उसमें जो है बड़ी अच्छे से ये लोग पढ़े, तो अच्छी बात है। ईश्वर की कृपा में तो मानता हूँ कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें फल मिल रहा है, भगवान देख रहा है, वो दे रहा है। तो मैं तो हमेशा यही सोचा है, दूसरों को भी ये सलाह दिया है कि
ठीक से काम करो, अपना तो काम निष्ठा से करो। निष्ठा से करो तो आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही भावुक और अच्छे व्यक्ति आप प्रतीत होते हो। थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया ये और मुझे बताने का, अपनी जगह का गाने का आपने अवसर दिया, इसके लिए थैंक यू।